कि जजम पर बैठे न्यात गंगा मेरे समाज जन, क्या बोले, ऐसी स्थिति हमारी। मेरा पिछले दिनों जगदीश भाई के बाद मेरे ससुर जी भी हमारे बीच में नहीं रहे। मेरे सिर पर भी कपड़ा था और है, फिर भी मैं जगदीश भाई के लिए आपके बीच में आया। हमारे समाज की ऐसी रीति नहीं है कि हमारे घर में कोई मर जाए, हमारा सगा, उसका जब तक 12वां नहीं होता है, अंतिम जोहारना नहीं होता है, सिर पर कपड़ा होता है, तब तक हम लोग घर से बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे पूरे आदिवासी परिवार को यहाँ तक लाने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। इस नाते सभी भाइयों के आग्रह पर, आप सबके आग्रह पर मैं भी यहाँ पर आया और अपनी 2 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, प्रकृति में हम लोग सब एक साथ सांस ले रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ पानी पी रहे, सांस ले रहे, खाना खा रहे। आज हमारा समाज ही सबसे ज्यादा संकट में क्यों है, यह बात समझनी होगी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि केवल और केवल आदिवासी समाज ही सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? देश का कोई भी हिस्सा देखो, आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में आदिवासी जहां पर भी देखो सबसे ज्यादा पीड़ित है। देश से बाहर जाओ, एशिया महाद्वीप से भी बाहर जाओ तो अमेज़न के जंगल हैं, वहां के आदिवासी भी परेशान हैं। आखिर दुनिया में ऐसा क्या है कि सबसे ज्यादा आदिवासियों को ही परेशान किया जाता है? ये प्रश्न हम लोग जितना भी समझ पाए और नहीं समझ पाए हैं तो और हमको समझने का कोशिश करना चाहिए। भाइयों, आज हम हमारे इलाके की बात करते हैं तो हमारे इलाके में बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए। राणा पूंजा भील आप जानते ही हैं, संत मावजी महाराज, संत सुरमाल महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज, और आज इस अवसर पर मैं मेघराज जी तावड़ को भी याद करना चाहूंगा। और इसके बाद हमें हमारे इस इलाके में जगदीश भाई को सदा याद रखना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। इस इलाके के नाम पर हमारे इलाके में बहुत सारे लोग डरते हैं। कोटड़ा, इसलिए अब आगे क्या कहूं मैं, ऐसा समझते हैं। जब हम पहली बार कोटड़ा गए तो हमें लगा कि ये तो हमारे इलाके का स्वर्ग है। अब स्वर्ग की अवधारणा हमारे पूर्वजों की अलग है, दूसरों की अलग है। ऐसा कहा जाना चाहिए। और यदि पुरातत्व के आधार पर कहें तो 70,000 साल पहले मानव सभ्यता का विकास हुआ, वो कोटड़ा के इलाके में पुरावशेष मिले हैं 70,000 साल पहले। और एक गुजरात के इतिहासकार है, पुरातत्वविद है, उन्होंने कहा कि ये वर्तमान में भील आदिवासी है, उनका जो रहन सहन है और वो पुरातात्विक आवास मिले हैं, मकान मिले हैं, सिलबट्टे मिले हैं, घर बनाने की कला मिली है, वो आज भी भील आदिवासी उस जमाने से
जिंदा रखे हुए। तो ये हमारे लिए, हमने पिछली बार बोला था, कोटड़ा हमारे लिए होली लैंड हम कह सकते हैं, पवित्र जगह कह सकते हैं। उस इलाके में ये कोई कोटड़ा ही नहीं, कोटड़ा इलाके में जो नदी जा रही है वो जाडोल फलासिया से जाती है, गोगुंदा से जाती है। ये जो पूरा इलाका है, यहीं पर हमारे पूर्वजों का सभ्यता की शुरुआत हुआ होगा, ऐसा कह सकते हैं। और इस इलाके को जगाने के लिए बहुत शिक्षा, स्वास्थ्य और जैव विविधता संरक्षण, जैसा हमारे भाई ने बताया था, उसको ध्यान में रखते हुए समाज को शिक्षित करने, संगठित करने और संघर्ष करने लायक बनाने के लिए काम चल रहा था, जन जागरण चल रहा था। उसका एक सितारा हमारे बीच नहीं रहा। उनकी उम्र बेशक मेरे से काफी कम है और उनकी सीखने की क्षमता थी, बोलने की क्षमता थी। तो मैं ये मेरे मन में सोचता था कि ये इस इलाके का भविष्य का भंवरलाल परमार होगा, ऐसा मैं मानता था। ये बात मैं दिल से कह रहा हूं। ये इसलिए कह रहा हूं कि उस व्यक्ति में सीखने की जो क्षमता थी, अपने से ज्यादा जानकार आदमी को पूछना, सवाल पूछना और फिर जानकारी लेना और फिर उस जानकारी को समाज में परोसना, ये बहुत कम लोग करते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के हम लोगों को आज तक अज्ञान रखा गया, हमको जानकारी नहीं दी गई। पूरी दुनिया में जानकारी का विस्तार हो रहा है, जानकारी का विस्फोट हो रहा है और हमारे समाज को जानकारी से दूर रखा जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया में कभी आदिवासियों की बात नहीं होती, अखबारों में आदिवासियों के विरोध में लिखा जाता है, यहां तक कि विधानसभा और लोकसभा में भी आदिवासियों के बारे में बात नहीं होती है। और जब भी बात होती है तो विरोध में बात होती है। ऐसा आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। और पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा समृद्ध भविष्य में कोई वेल्थ वाला होगा, पैसे वाला होगा, संपदा वाला होगा तो वो आदिवासी होगा, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए हमको उस संपदा से यानी इंडिजिनस प्रॉपर्टी से दूर करने के लिए, हमारी इंडिजिनस प्रॉपर्टी छीन लेने के लिए हमारे आदिवासी बेल्ट के अंदर कंपनी आ रही है, उद्योगपति आ रहे और इन्होंने हमारी जमीन छीन रहे। और हम लोग ताकतवर बने, हम लोग शिक्षित बने, जागरूक बने और संगठित बने, उससे पहले वो छीन लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद वो छीन नहीं पाएंगे। आप लोग ये गुजरात से आपका हरियाणा तक, दिल्ली तक देखिए अरावली पर्वतमाला की क्या हालत है। वो हमारे पूर्वजों की विरासत है। इस धरती पर सबसे पहले कोई इलाका ठंडा हुआ तो वो अरावली पर्वतमाला हुआ। यह हमारे पूर्वजों की विरासत है। उसकी हालत देखिए क्या है। सारे पहाड़ उखाड़ डाले लोगों ने, खत्म कर दिए। उसको बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हम कुछ देना चाहते हैं। मेरे भाइयों बहनों वडीलों, एक बात आप लोग गौर करिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं और इस मेरे स्पीच को बाद में भी लोग सुनेंगे, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि हे आदिवासियों, तुमको जितने धर्म पसंद है जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जितने संगठन पसंद है जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जितनी पार्टियां पसंद है उनमें जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी गुलामी करना है करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं भी एक शिक्षक हूं और शिक्षक कभी झूठ नहीं बोलता। शिक्षक ने जो ज्ञान हासिल किया है वो बच्चों को भी पढ़ाता है और समाज को भी पढ़ाता है। यही तो हमारे देश की विरासत है। हमारे देश के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इस तरीके के विश्वविद्यालय थे जिसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट, पढ़ाने वाले शिक्षक
ता जिंदगी समाज को पढ़ाते थे, उसी विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा यह सवाल है कि देश आजाद होने से पहले जिन लोगों का जन्म हुआ वो हमारे बीच आज भी हैं। हमारे बीच देश आजाद होने से पहले जिन लोगों का जन्म हुआ वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनको पूछिए कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज के अंदर, तुम्हारे जिले के अंदर, तुम्हारे राज्य के अंदर क्या कभी आदिवासी से लड़ता था? क्या कभी पहले आदिवासी से लड़ता था? क्या कहना है आपका? नहीं लड़ता था। इन 75 साल के अंदर एक परिवार बताओ, राज्य तो छोड़ दो, जिला छोड़ दो, समाज छोड़ दो, गांव छोड़ दो, परिवार देखो, एक भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपस में लड़ाई नहीं है। क्या ये बात मैं गलत बोल रहा हूं? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बात बहुत बड़ी है। जो कौम हजारों साल तक, जो कौम लाखों साल तक कभी आपस में नहीं लड़ी, वो आज क्यों लड़ रही है? जिस कौम ने बाहर के आक्रमणकारियों को सहायता मांगने पर सहायता दिया, अरबों का आक्रमण हुआ, उस जमाने के अंदर हमारे पूर्वजों ने, जो उस जमाने के शासक वर्ग था, उसको साथ दिया। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ, हमारे पूर्वजों ने, उस जमाने का शासक वर्ग था, उसको सहयोग दिया। इतिहास पढ़ सकते हो। मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, हमारे पूर्वजों ने उनका साथ दिया। राजस्थान में शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ, हमारे पूर्वजों ने साथ दिया। अकबर का आक्रमण हुआ, हमारे पूर्वजों ने उनका साथ दिया। रजवाड़ों को और अंग्रेजों से जब संधि हुआ, तब रजवाड़ों ने हमको पूछा भी नहीं। अंग्रेजों ने जब इस इलाके में अपना प्रभाव जमाया, तब रजवाड़ों ने हमको ये नहीं पूछा कि हम समझौता करें या ना करें, और उन्होंने समझौता कर लिया। और हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों साल उनका साथ दिया। उन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के हमारे समाज का बर्बादी का रास्ता, पतन का रास्ता, यहां तक कि हर तरीके से दबाने का रास्ता शुरू किया। आपको याद होगा, हमारे पूर्वज अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, अच्छा घर नहीं बना सकते थे, यहां तक कि जंगल में पत्ती, सागवान का पत्ती भी आपका तोड़ नहीं सकते थे। हमारे पूर्वजों को हमने कभी भी दूसरे समाज के लिए काम नहीं किया, मुफ्त में मजदूरी करवाते थे, जिसको वेट कहते हैं। और खेती बाड़ी, पशुपालन, घर के कामकाज में हमारे पूर्वजों को ने लगाया, उसको वेट वेगार आप सब कहते हैं। इसी वजह से हमारा समाज हजारों साल तक किसी का गुलाम नहीं था। वो समाज दब गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा दब जाने के बाद भी हमारे पूर्वजों ने उनका प्रतिकार किया, और उस प्रतिकार का उलगुलान पहली बार दुलेर विद्रोह में 1881 में हुआ। उसके बाद में मानगढ़ का आंदोलन हुआ 1913 में, उसके बाद पाल, चितरिया, लिलुड़ी, बडली, ये हमारे 4 बड़े आंदोलन हैं जिसके अंदर हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, अपना खून बहाया, अपनी बेटियां, अपनी बहनों को खोया, और इनमें गोली मारने में हमारे भी लोग थे।
ये बात कभी भूलना नहीं है। ये पहली शुरुआत थी। जो लोग गुलाम हो जाते हैं, जो लोग नौकर हो जाते हैं, वो अपने समाज को भी गोली मारने में पीछे नहीं हटते हैं। ये इतिहास हमें याद रखना होगा। 75 साल में आपने देखा, जो लोग गुलामी पसंद है, जो लोग दूसरों की गुलामी करते हुए अपने समाज को पीछे धकेलने का काम करते हैं, वो लोग आज की तारीख में आपका सरपंच भी होंगे तो वो भी आपको पीछे धकेलने में लगे। ये बात आप समझ सकते हो। जो लोग प्रधान है वो भी आपको पीछे धकेलने में लगे हुए, जो एमएलए हैं वो भी आपको पीछे धकेलने में लगे, एमपी भी पीछे धकेलने में लगे। इसी वजह से आपका आरक्षण के साथ कुठाराघात हुआ। हमारी जनसंख्या पूरे देश में, आदिवासियों की जितनी जनसंख्या है पूरे देश में, एससी की जितनी जनसंख्या है, उनका उसी अनुपात में आरक्षण होना चाहिए। हमारे लोग कब से मांग कर रहे हैं और उन लोगों ने तो 30 मांगा, इन्होंने 50 दे दिया। ये किसने साइन किया? जो तुम्हारे अपने थे उन्होंने साइन किया। तुम्हारे इलाके में जितना खनिज संपदा है, जितना पहाड़ों को खोदा जा रहा है, जितने डैम के नाम पर तुमको विस्थापित किया जा रहा है, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, इस इलाके की बात नहीं करता। पूरे देश में जो भी हो रहा है उसका साइन किसने किया? किसने साइन